हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है, उसका केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 8 है, वो आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट जो दो पॉइंट है, दो टॉपिक है, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आज देखने वाले हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके। जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन। ठीक है। तो टोटल 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 टाइप को यहाँ पे देखने वाले हैं, और बाकी के जो 3 टाइप है उनको उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके। अभी यहाँ पे हम बात करें कि इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर हुए आपके, ओके, ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। लेकिन लेक्चर नंबर 8 से पहले आपके बहुत सारे लेक्चर हुए, जिसके अंदर हमने बात किया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ओके। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस तरीके से आपको फाइंड करना चाहिए, हाफ लाइफ कैसे फाइंड करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, nth ऑर्डर रिएक्शन हो, ये सारी चीजें हमने डिटेल में बात की है। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज जाके उस वीडियो को देखें, तभी आप क्या कर सकते हो, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो उस चीज से, और आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, और उसमें हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं ये तो आप जान गए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का टाइप है, वो है आपका कॉन्जिगेटिव रिएक्शन। ओके। और ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका कॉन्जिगेटिव रिएक्शन हो गया। ठीक है। और दूसरा हम लोग जो कवर करने वाले थे वो था आपका पैरेलल रिएक्शन। तो ये दो जो आपके यहाँ पे रिएक्शन दिए हैं, ये तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं टाइप, वो है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। चौथा है आपका यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन। और पांचवा है यहाँ पे आपका चेन रिएक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टोटल आपके टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिए हैं, ये आपको टोटल 5 यहाँ पे आपको टाइप दिए हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पहला वाला है और दूसरा वाला है, यही दोनों क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको ये जो बाकी के 3 हैं, चाहे आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, या फिर चेन रिएक्शन हो, एक्चुअली में फोटोकेमिकल रिएक्शन और चेन रिएक्शन ये फोटोकेमिस्ट्री के पार्ट है। तो इसको हम लोग एक साथ लेंगे, यानी ये तीनों को हम लोग एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन आज के वीडियो की जो मेन यहाँ पे जो विशेषताएं है, वो है आपका टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे पहला टाइप दिया है यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहला टाइप आपका क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहला दिया है आपका कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होता क्या है। ओके। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन को थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करके हमको बताएं, तो इसका मतलब होता है सिक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है। अभी कॉन्जिक्यूटिव और सिक्वेंशियल में पता है क्या, अगर आप मैं इसको अगर हिंदी में बताऊं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है। ओके। तो यहाँ पे आप सिक्वेंशियल लिखिए, और आप ब्रैकेट में क्या करो, इसको आप ब्रैकेट में लिख के रखो। ठीक है। कि कभी भी जब भी आप क्या करोगे, ये टॉपिक को आप जब भी रिवाइज करोगे, तो आपको ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है लगातार, यानी कोई एक अगर कोई रिएक्शन है जो क्या हो रहा है, लगातार होते रह रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन बोलते हैं। यानी ये रिएक्शन आपको रिवर्सिबल हो सकता है, या ये रिएक्शन आपका 2 से ज्यादा स्टेप में हो सकता है,
इसमें कोई भी ये नहीं हो सकता कि इसमें एक पर्टिकुलर वन स्टेप टू स्टेप इस तरीके का कोई रिएक्शन कॉन्जिक्यूटिव में आपको देखने के लिए नहीं होता है। ये आपको मल्टीपल स्टेप में देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखा था जिसमें आपका मल्टीपल स्टेप होता है, ओके, उसी तरीके से जो आपका कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होता है उसके अंदर भी आपका मल्टीपल स्टेप होता है। क्योंकि ये क्या है, एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, इसके लिए आपको ये तो देखना ही पड़ेगा सभी जगह पे आपको जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो टाइप होता है जिसके अंदर आपके मल्टीपल स्टेप होते हैं वो आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिएक्शन को कंसिडर किया जहां पे आपका एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है। ए से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बी का फॉर्मेशन हो रहा है, और बी से क्या हो रहा है आपका यहाँ पे सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम लिखे रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में, सपोज अगर आपका टाइम 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका टाइम t1 है तो ये आपका t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b में क्या बनेगा, यहाँ पे आपका पहले वाले में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में क्या बनेगा, यहाँ पे आपका b का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा और यहाँ पे आपका c का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ठीक है। जैसे हम लोग x क्या हो गया, x तो आपका जो प्रोडक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, a से b भी मिल रहा है आपको और b से c भी मिल रहा है, इसके लिए हमने b का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे आपको C का कॉन्सेंट्रेशन आपको लिख के दिया है, ओके। तो इसकी मदद से आप ये जो आपका जो फाइनल यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो आप निकाल सकते हो। फाइनल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपका A का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन, प्लस आपका यहाँ पे C का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और ये जितना कॉन्सेंट्रेशन आया वो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे ए नॉट निकाल सकते हो, उसी तरीके से अगर आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो वो भी आप निकाल सकते हो। ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस यहाँ पे आपका बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस आपका सी का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। उसी तरीके से अगर आपको बी का कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो बी में भी आप निकाल सकते हो। ए नॉट माइनस यहाँ पे आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस आपका सी का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। उसी तरीके से अगर आपको C की वैल्यू पूछी, C का कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो ये भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। A का कॉन्सेंट्रेशन आएगा यहाँ पे माइनस आपका A की वैल्यू आएगी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका माइनस आएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि अगर आप CSI या नेट केमिकल साइंस या फिर गेट का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके PYQ क्वेश्चन, ओके। तो PY क्वेश्चन ये है आपका गेट, ओके, गेट 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। गेट 2004 में क्या पूछा गया था, आपको एक रिएक्शन दिया था। इस रिएक्शन में क्या था कि आपके पास एक रिएक्टेंट है जिससे आपका एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये इसका जो रेट है वो रेट क्या है, K1 है। और उसी यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ उसी से आपका क्या हो रहा है, वापस एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या है आपका K2 है, ठीक है। और ये एक क्या है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि आपका मल्टीपल स्टेप है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ गिवन जो चीजें हैं वो ऑलरेडी आपको दी होगी क्वेश्चन पेपर में अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ गिवन चीजें दी थी, जैसे आपको पी नॉट की वैल्यू दी थी, ठीक है, और पी नॉट की वैल्यू कितनी दी, आपको 1 मोलर दी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो K1 है, K1 की वैल्यू यहाँ पे दी थी 10⁻³ सेकंड का इनवर्स, ठीक है। K2 की वैल्यू दी थी यहाँ पे 10⁻⁴ सेकंड का इनवर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पूछा था कि द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बिकम 0.560 मोलर एंड 0.035 मोलर, ओके। और यहाँ पे आपको एक और जो चीज थी वो पूछा था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, द टाइम एट विच concentration of Q and concentration of R become 0.5960 molar and 0.035 मोलर, ओके। तो ये आपको क्या था, गिवन दिया था, बहुत सिंपल सा डाटा यहाँ पे दिया था। और आपको क्या निकालना था, यहाँ पे जो इसका ये ऑलरेडी आपको रेट कांस्टेंट दिया है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको दी है। और आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि इसका जो रिएक्शन है पी नॉट है उसका पी का वैल्यू क्या आएगा, ओके, यही आपको पूछा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो यहाँ पे मैं बताता हूँ।
अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी यहाँ पे दे देता हूँ। ऑप्शन जैसे यहाँ पे आपको दिया है 500 सेकेंड दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बी में दिया है 750 सेकेंड दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सी है, सी में दिया है आपको 1000 सेकेंड दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो डी है, डी में आपको दिया है 1500 सेकेंड दिया है, ओके। और यहाँ पे आपको जो रिएक्शन है वो आपको दिया है। अगर आप ये रिएक्शन को T0 पे करते हो तो T0 पे क्या आ जाएगा, आपका ये रिएक्शन हो जाएगा P नॉट, ठीक है। P नॉट हो जाएगा और यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आप T1 पे करते हो तो T1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो हो जाएगी P नॉट माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q आ जाएगा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R आ जाएगा, ठीक है। और आप इस चीज का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना है, सेकंड ऑर्डर निकालना है या फिर थर्ड ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर निकालना है। तो ये आप आसानी से सारी चीजों को आप कर सकते हो, ओके। सपोज अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर पूछा जाए, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। अभी मुझे आप बता सकते हो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि आप अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप ये सारी चीजों को आप बता सकते हो, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है ln a नॉट, ओके, इज इक्वल टू ln का a, ओके, प्लस आपका यहाँ पे kt। अभी यहाँ पे आप इस चीज को लिख सकते हो और इसकी जगह a नॉट की जगह क्या है, यहाँ पे वैल्यू p नॉट है, तो हम क्या करते हैं p नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। p नॉट इज इक्वल टू ln का यहाँ पे p प्लस आपका यहाँ पे kt। आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आपको दिया है इसी का इस्तेमाल करके इसकी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे और जो Q की वैल्यू है या फिर R की वैल्यू है ऑलरेडी आपको दी है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या निकालना है, P निकालना है। तो P आप निकाल सकते हो। P क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका P नॉट हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस Q माइनस R हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आप आसानी से भी निकाल सकते हो। आई थिंक आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर, अगर आप अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर कोई जो डाउट है वो आपको होने वाला है, ओके। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन बताते हैं जो आपका यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है उसका रिलेशन, ओके। तो सबसे पहला यहाँ पे जो रिलेशन है आप यहाँ पे नोट करिए, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड द टाइम, ओके। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ए एंड टाइम, ठीक है, एंड टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ए और टाइम के बीच में आपको बताना है रिलेशन क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे, आपके पास क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, बी से आप सी जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका K1 है और यहाँ पे आपका K2 है, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया और ये आपका प्रोडक्ट साइड हो गया। तो आप मुझे बताओ कि ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ए की वैल्यू आपने पढ़ी थी, ठीक है। और ए की वैल्यू मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ऑर्डर में आपको वापस पढ़ाने की जरूरत होगी, जिसमें आपको साफ साफ दिया था कि ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो ए की वैल्यू में आपको ये वाली भी एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दी थी आई थिंक। जो उसके अलग अलग यहाँ पे हमने क्या किया था, रेट लॉ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हमने फर्स्ट ऑर्डर में ये सारी चीजों को हमने क्या किया था, फाइंड किया था। तो आई होप कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप चाहे तो आप प्रीवियस की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर हमने साफ साफ ये सारी चीजों को हमने सिखाया है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसी कोई चीज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की है जो आपको नहीं सिखाया है और यहाँ पे हमने डायरेक्टली इस्तेमाल कर दिया है ए की वैल्यू को। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको सिखाई है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको प्रीवियस जो लेक्चर है वो आपको देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा रिलेशन यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है, ये दूसरा रिलेशन आप लिखिए। दूसरा रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। और उसके साथ आप किसको कंपेयर कर रहे हो, और उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो टाइम को, ठीक है। ये आपके पास एक रिलेशन दिया है जिसमें आपका जो बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका ए नॉट अपॉन यहाँ पे आपका K2 K1, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आपका आ जाएगा K1 E नॉट माइनस KT, ठीक है, माइनस आपका K2E माइनस आपका KT आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या आने वाला है, रिलेशन आने वाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और टाइम का, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से फाइंड करते हैं, तभी आप ये सारी चीजें डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट आपको लिख के दी है।
तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आप प्रीवियस लिखी हुई है, सॉल्व की हुई है, इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर है वो आपको लिख के दे रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड टाइम का देखेंगे यहाँ पे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आपको पता है अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकालना है तो सी क्या है, आपका प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन। ठीक है, आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, वरना नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे आप जाएगा के टू, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी माइनस आपका के वन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टू टी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का हो, रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड टाइम का हो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन सी एंड टाइम का हो, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे आप बहुत प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सभी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको बताई गई है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके लिए कुछ और चीजें यहाँ पे है जो हम बताते हैं आपको। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्शन दिया जाए जिसमें ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और बी से आपके पास सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये आपका K1 होगा और ये आपका क्या होगा, K2 होगा। अगर हम टाइम जीरो पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए नॉट हो जाएगा, ये आपका डैश हो जाएगा, ये भी आपका डैश हो जाएगा। ओके, अगर हम टाइम T1 पे देखें तो T1 पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, या फिर आप ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे आपका बी का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा और यहाँ पे आपका सी का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ओके, अभी आपने ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, पहले ही आपने लिखी है, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए नॉट ई माइनस के टी है। ठीक है, उसी तरीके से आपने बी की वैल्यू लिखी, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है वो भी आपने लिखा। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर ही जो क्या था आपका ए नॉट अपॉन यहाँ पे के टू माइनस के वन। ठीक है, और इन द ब्रैकेट क्या था आपका के वन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के वन टी था, माइनस आपका के वन ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टू टी था। ओके, ये आपके पास वैल्यू थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की। उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की भी वैल्यू हमने लिखी है, जो वैल्यू थी आपके पास ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन यहाँ पे के टू माइनस आपका के वन। ठीक है, इन द ब्रैकेट आपका क्या था, के टू ई माइनस यहाँ पे के टी। ठीक है, माइनस आपका यहाँ पे था के वन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। ठीक है, तो ये इस तरीके के आपके पास क्या थे, इक्वेशन थे, और ये ऑलरेडी आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हो, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दी है, तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप आसानी से किसी का भी अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो, बी हो या सी हो, रिएक्टेंट साइड होने दो या प्रोडक्ट साइड होने दो या फिर इंटरमीडिएट होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आसानी से ये सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ। ये होमवर्क इन द सेंस आप सोचते हो कि सबसे लास्ट में दिया जाता है, लेकिन जैसे मुझे याद है यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और आपको इसको मुझे आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे इसको शेयर करोगे। ठीक है, आपको जो इंस्टाग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, के एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, के वाई हो गया। आपको इसी तर्ज पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। दूसरा आपके पास यहाँ पे दिया है, आपको x दिया है। ठीक है, x से हमारा y का फॉर्मेशन हो रहा है और y से हमारा z का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या है आपका के ए है और ये क्या है आपका के बी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने पीछे सॉल्व किया है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है, किस तरीके से आपको ये सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता है, और आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आई हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है उनकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उनकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दें, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा आपको क्या दिया है, PYQ क्वेश्चन पूछा है जो आपको गेट 2006 में आया था। ओके, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, अ रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट बी। यानी आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, आपके पास ए है, ठीक है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और बी से आपका सी का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आपका ए से बी जा रहा है और यहाँ पे आपका बी से सी जा रहा है। जिसके अंदर देखोगे जो आपका बी है, बी क्या है, आपका इंटरमीडिएट है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। बी इज एंड द यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पे आपको एक रिएक्शन दिया है जिसमें ये आपका K1 है और ये आपका क्या है, K2 है, ठीक है। द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, आपको क्या करना है, इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो जब भी आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हो तो आप हमेशा याद रखो कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने ये सॉल्व किया लेकिन ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा ए नॉट आ जाएगा, ई टू द माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी आ जाएगा, बी का जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ई माइनस यहाँ पे आपका के टी है, K1T माइनस यहाँ पे आपका ई माइनस K2T है। ओके, उसकी तरीके से जो सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास ए नॉट अपॉन टू दिया है। यहाँ पे आपका 1 प्लस आपके पास दिया है के ई माइनस K1T, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका के बी, यहाँ पे आपका के बी ई माइनस K2T दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिया है, नीचे आपको दिया है यहाँ पे के ए माइनस के बी। ओके, ये आपको दिया है। उसी तरीके से डी की जो वैल्यू है, डी का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या दिया है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस आपका ई नॉट माइनस के टी, ओके, के टी माइनस ई आपका माइनस के बी टी आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या करना है, इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। अभी मुझे आप बताओ क्या इसको फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, तो ऑफकोर्स क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर, यहाँ पे आप 1 लिख दो, ठीक है। उसी तरीके से बी में देखो, यहाँ पे डी बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका डी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका के टू, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ये भी K1 आएगा, ठीक है, ये आप समझ लो। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे सारे ऑप्शन को, तो सभी में आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर हमें ए निकालना है तो ए में अगर आप देखोगे पहले वाले में, तो पहले वाले में आपको ए तो मिलता है लेकिन सेकंड वाले में नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन यहाँ पे डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका K1 ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, माइनस को हम क्या करते हैं, उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन यहाँ पे आपका माइनस K1 डी टी, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे आपको जो ए की वैल्यू दिखी है ना, ए की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डी ए दिया है, तो डी ए को वैल्यू हम किस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट माइनस एक्स होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, उसके बाद ये आपका ये हो गया ब्रैकेट बंद, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होता है और डी ए अपॉन क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ही होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट ई एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस के टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो फाइनल यहाँ पे जो रिएक्शन होता है आपको इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका 1 है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपको सॉल्व करना है और आपको इसके अंदर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा सा सोचना है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट किया है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हमने सोचा है, तो हम क्यों घबराए। ओके,
अगर आप घबराओगे नहीं एग्जाम को देख के तो आपका जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हो। अगर आप एक बार पैनिक हो गए ना एग्जाम के अंदर तो आपको जो आता रहता है वो भी आप क्या करते हो, गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि यहाँ पे पहला जो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। ओके, क्या हम ये सारी चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में देखा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ए को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सारी चीजें करेंगे हम वर्सेस, यहाँ पे वर्सेस किस में हम करेंगे, यहाँ पे टाइम में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी रिएक्शन अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो, बी हो, सी हो, सभी को हम टाइम से क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपका एक बार रिएक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपका रिएक्शन क्या था, ए से आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, और बी से आपका क्या हो रहा था, सी का फॉर्मेशन हो रहा था। ए से बी का फॉर्मेशन होने में K1 लग रहा था और बी से सी का फॉर्मेशन होने में K2 लग रहा था। ओके, इसमें आपको केस पहला अगर हम देखें तो केस पहले में आपको क्या दिया है कि अगर आपका जो K1 है, अगर आपका K1 इज इक्वल टू अगर आपको K2 दिया जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जो आपका K1 है वो K1 क्या है, बिगर देन आपका K2। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है आपके पास, तीसरा केस ये हो सकता है कि जो आपका K1 है ये स्मॉलर देन क्या है, आपका K2 है, यानी इसमें K2 बड़ा है, इसमें K1 बड़ा है, और इसमें दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तीनों केस का इस्तेमाल करके आपको ग्राफिकली इस सारी चीजों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप सबसे पहला देखते हो, सबसे पहला क्या था, जो आपका केस वन है। ठीक है, तो केस वन को यहाँ पे हम लिख देते हैं। केस वन में क्या कहा गया था, जो K1 है वो K1 की जो वैल्यू है वो क्या है, K2 के इक्वल में है। ओके, अगर आपको यहाँ पे जो रिएक्शन है, अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो जिसमें ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और बी से आपका सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए टू बी बनने में K1 और बी टू सी बनने में आपका K2। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए ग्राफ को लेके। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा, क्योंकि हम लोग टाइम के अलोंग ही क्या कर रहे हैं, सारे ग्राफ को देख रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि K1 और K2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो ये होगा, रिएक्टेंट से जब भी आप प्रोडक्ट में जाते हो तो वो क्या होता है, कम होता है रिएक्टेंट के मुकाबले। ओके, आपको पता है रिएक्टेंट जितना होता है उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको उतना नहीं देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये बनेगा, बी बनेगा और सी बनेगा, वो भी कैसा होगा, जो बी होगा, बी आपका क्या होगा, कम बनेगा, और सी क्या होगा, सी आपका ज्यादा बनेगा। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको इस तरीके का जो ग्राफ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये आपका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा आपका सी का, जिसमें सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा बन रहा है, और ये जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी बी की। ओके, और बी इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन आपका बी और सी में अगर आप देखोगे तो कंपेयर करोगे तो आपको ये सारी चीजें आपको सेम ही देखने के लिए मिलने वाली। ओके, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका यहाँ पे बी मैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये बी मैक्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, जो ए से K1 का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे, ओके, उससे बी का फॉर्मेशन हो रहा है, और बी से आपका सी का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ K2। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर टी मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, यहाँ पे आपको ऑलरेडी टाइम मैक्स की अगर वैल्यू यहाँ पे अगर आपको पूछ दी जाए, ओके, यूजिंग दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो एल एन है, K2 माइनस आपका एल एन K1 आपको लिखना है। ठीक है, उसको अब डिवाइड कर देना है आपको K2 माइनस K1 से, इसको आप नोट करके रखो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरीके से अगर आपको बी मैक्स निकालने के लिए कहा जाए तो बी मैक्स भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपको वो वैल्यू आ जाएगी, आपको K अपॉन K1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ये जो K2 है, ओके, K1
K2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा आपका K1 माइनस K2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अभी ये आपको केस 1 तो आपने सॉल्व कर लिया, उसी तरीके से आपको क्या करना है, केस 2 और केस 3 ये दोनों चीजों को आपको सॉल्व करना है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, जो केस 2 है, केस 2 की तरफ हम लोग देखते हैं कि केस 2 में आपको क्या कंडीशन दी थी। केस 2 में कहा गया था कि जो आपका K1 है, ठीक है, यानी K1 है, वो K1 क्या है, बिगर देन आपका क्या है, K2 है, ठीक है। यही आपको कहा गया था। अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको ग्राफ में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप देखो, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन 0 हो गया। अभी यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आप देखो कि K1 क्या है, अभी K2 से बड़ा है, ठीक है। K1 अगर आपका क्या हो जाएगा, K1 कब फॉर्मेशन हो रहा है, जब बी बन रहा है, ठीक है। तो K1 अगर बड़ा है तो K1 का जो ग्राफ आएगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। K2 क्या है, छोटा है, तो K2 का ग्राफ आएगा, क्या आ जाएगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला है। K1 का जो फॉर्मेशन है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिला है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे टाइम और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ है वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते रहना है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे हम केस 3 भी देख लेते हैं। केस 3 भी आपका इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, जाके आपको दिक्कत हो। केस 3 में सिंपली आपको क्या कहा है, जो K1 है वो K1 क्या है, स्मॉलर देन आपका K2 है, यानी इसमें जो K2 की वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, ओके। तो इसको भी आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम लिखना है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अगर कोई भी रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली इस तरीके से, ओके। अभी यहाँ पे देखो कि जो आपका K1 है वो K1 क्या है, कम है K2 की मदद से, ओके। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ आएगा इस तरीके से आने वाला है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाला, और ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाला, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ आपको किस तरीके से बनाना है। और मुझे अभी नहीं लगता कि आपको ग्राफ में कोई भी दिक्कत आने वाली है। आपको जब भी किसी का भी ग्राफ बोला जाए, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होने दो, ओके, वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो वर्सेस टाइम, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हो वर्सेस टाइम, तो ये सारी चीजों का जो आप ग्राफ है वो आसानी से आप निकाल सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे कुछ चीजें और है जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या था, ए से क्या बन रहा है, आपका बी का फॉर्मेशन हो रहा है, और बी से आपका क्या हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। इन द यहाँ पे K1 होगा, यहाँ पे आपका K2 होगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या इंटरमीडिएट है, ठीक है। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ये मुझे ये आप मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बी है वो बी से क्या हो रहा है, आपका इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ए से आपका बी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और बी से आपका क्या हो रहा है, सी का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको प्रोडक्ट में भी और ये आपको रिएक्टेंट में दोनों जगह देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन पावर को हम लोग रिएक्ट इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट का यहाँ पे जो स्टडी स्टेट है, ओके, अगर वो आप निकालते हो, ठीक है, स्टडी स्टेट क्या होता है वो भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। स्टडी स्टेट ऐसा टाइम होता है जहां पे टाइम क्या होता है, जीरो होता है, ओके। तो अगर आपको इसका स्टडी स्टेट निकालना है तो ये क्या होगा, आपका डी बी अपॉन डी टी, और जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, ओके। तो यहाँ पे स्टडी बोला है, इसके लिए स्टडी पे क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज, यहाँ पे कुछ भी हलचल यहाँ पे आपको दिखाने के लिए नहीं मिलने वाली, ओके। और अगर आपको यहाँ पे जो डी आई, अगर आपको वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाए और यहाँ पे आपको डी टी बोला जाए, अगर इसकी वैल्यू अगर आपको जीरो है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है उसका इस्तेमाल करके, ओके। और ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, प्री इक्विलिब्रियम प्री इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ओके। वो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। और आपको ये मैं 110% बोल रहा हूँ कि आपको जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में जाएगी।
आपके अंदर एक भी जो डाउट है वो आपको नहीं रहेगा और सारी की सारी जो चीजें वो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या करिए, आप एक PYQ क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जो के ए है, ठीक है, के ए इज स्मॉलर देन क्या आपका के बी, ये ओके। यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए, इसका ग्राफ पूछा जाए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस यहाँ पे आपका टाइम, ठीक है, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का यहाँ पे ग्राफ पूछा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको इसका जो ग्राफ है वो आपको बनाना है। सबसे पहला हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, बी है या सी है, ये तीनों का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप ग्राफ देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ग्राफ को नोटिस करो, ये आपको ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहला ग्राफ इस तरीके से दिया है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो सब में सेम होगा। ओके, उसके बाद ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ये आपका जो प्रोडक्ट है बी है वो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एक और प्रोडक्ट है सी है वो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का जो रेशियो है प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा कम है। ओके, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका क्या है, टाइम है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला ग्राफ बनाओगे तो सेकंड वाले ग्राफ में दूसरी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अगर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें एक एक चीज हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे बी का जो फॉर्मेशन है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है वो आपको क्या होने वाला है, ज्यादा यहाँ पे आपको देखने वाला है एज कंपेयर टू आपका यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है उसके कंपेरिजन में। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को आपको लिखना है, और मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला ग्राफ है, थर्ड वाले ग्राफ को भी यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर क्या पूछा है आपको, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। उसके अंदर आपको एक और कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है कि इसमें आपका जो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू आपका सी। तो इस तरीके से भी हो सकता है आपका ग्राफ, ये आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे जो बी है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन आपको दिखने के लिए मिल रहा है, और जो आपका यहाँ पे सी है ओके वो क्या आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके पास एक और हो सकती है। सपोज यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, सपोज अगर आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज होकर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है ना, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो आपका सी है, सी क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहा है, और यहाँ पे आपका सी का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अभी आप मुझे बताओ इसके अंदर से कौन सा जो करेक्ट है, वो करेक्ट यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो होगा। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे कि ए अगर कम हो रहा है तो बी और सी दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, और यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपका हो सकता है। अगर यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे देखो अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, तो एक बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए से बड़ा है। ठीक है, इसके लिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और बाकी के जितने ऑप्शन है आपको यहाँ पे, वो बाकी के सारे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे गलत है। ओके, तो आपको इस चीज को सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज के बारे में। तो इसका आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए है, ए से आपका यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हो रहा है, और बी से आपका क्या हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ K1, ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ K2। ओके, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, K1 इज बिगर देन आपका KB। ठीक है, और K1 इज ग्रेटर देन आपका यहाँ पे KB। तो ये आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया जिसको आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सारी चीजें आपको काम आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको काम नहीं आएगी। हर एक चीज जो इंटरकनेक्टेड होती है आपके चैप्टर से, वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या होती है, वो बहुत ज्यादा यूज में आती है, बहुत ज्यादा काम में आती है। तो आपको बिल्कुल भी वो सारी चीजों को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं, और उसके बारे में हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। और ये क्वेश्चन भी आपको गेट है, ठीक है, गेट के एग्जाम में आया था, गेट 2013 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, PYQ क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसका उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको देंगे। अगर आप सॉल्यूशन खुद से करते हो, अभी यहाँ पे देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। तो आपको ये तो पढ़ के पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पी क्यू आर, ये आपको एक रिएक्शन दिया है जिसमें आपका क्यू क्या होगा, ये आपका क्यू हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो आप इस चीज को यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। अंडर द स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टू क्यू, the variation of p q and r with the time are the base represented by। यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्राफ देता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ क्या है, सही है, ठीक है। ये आपका एक पहला ग्राफ हो गया, ये आपका दूसरा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका तीसरा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका चौथा ग्राफ हो गया। अभी पहले ग्राफ में कैसा है, सब में आपका कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ही ग्राफ है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, ठीक है। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, ये भी आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम का ही ग्राफ है। पहले वाले ग्राफ में कैसा है कि आपका सब में तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये आप सब में क्या करो, एक कॉमन, इस तरीके से सब में ये कॉमन आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। क्योंकि जब रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वो ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी यहाँ पे चेंज क्या होगा कि आपके पास तीन चार ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी क्या हो सकता है, ये आपका क्यू है, वो आपका क्यू कभी क्या होगा, ज्यादा रिएक्शन फॉर्म करेगा, ओके, ज्यादा रिएक्शन फॉर्म करेगा, स्पीड में करेगा, ओके, फास्ट रिएक्शन करेगा। तो जब वो ये फास्ट रिएक्शन करेगा तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, ये अपने पीक पे होगा, लेकिन फिर ये क्या करेगा, नीचे आएगा, यानी इस तरीके से होगा। और ये जो आपका आर होगा, आर क्या करेगा, फाइनली एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपका, तो ऑफ कोर्स आपको पता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है। ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, और ये क्या हो गया, आपका आर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड में देखोगे तो सेकंड में कैसा आएगा, ये आपका तो पी वाला क्या है, आपका ऑलवेज यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्यू वाला देखो तो क्यू वाला क्या हो रहा है, एक इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो थर्ड वाला है वो इस तरीके से दिया है, जो है आपका आर है, ठीक है। ये आपका क्यू है, और ये आपका पी है। उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या दिया है, यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको दिया है, ये आपका आर है, ठीक है। ये आपका पी है, ओके। यहाँ पे आपका जो क्यू है वो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन में आ रहा है, ठीक है, यानी स्टडी है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में देखो, आपका ये तो आपका पी हो गया, ठीक है। क्यू और आर जो है, क्यू और आर का भी जो फॉर्मेशन है वो आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये क्यू हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ऑप्शन दिए हैं, और आपको क्या पूछा है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अगर आप देखोगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अगर आपको पूछ दिया जाए, तो ये किसका पूछा है, क्यू का पूछा है। तो क्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो क्यू होना चाहिए, क्यू का जो यहाँ पे होना चाहिए वो स्टडी स्टेट, ओके, यानी स्टडी होना चाहिए, इसका ये थोड़ा सा भी मूव नहीं करना चाहिए। तो आप अगर चारों ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहला ही पॉइंट से आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ग्राफ नंबर 3 वाला है, वो 3 नंबर में आप देखोगे कि क्यू का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, स्टडी है, ओके। और इसके अंदर जो कंडीशन अप्लाई, सॉरी, इसके अंदर जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कंडीशन क्या होगी, जो आपका K1 होगा ना, वो K1 क्या होगा, लेस देन होगा आपका K2। यानी इसके अंदर जो K2 की K2 क्या होगा, आपका बड़ा होगा, जो R है, ये आपका K2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा, ओके। ऑफ कोर्स ये आपका K2 हो जाएगा और ये आपका K1 हो जाएगा, और K2 क्या है, यहाँ पे बड़ा है K1 से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत से बच्चे हो जाते हैं लेकिन आपको नहीं होना है। और कभी कभी क्या होता है, आपका सीएसआई या नेट में आपको कैलकुलेटर तो नहीं मिलता, लेकिन गेट के अंदर आपको कैलकुलेटर मिलता है। तो गेट में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सीएसआई या नेट केमिकल साइंस में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कम, लेकिन जो एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो आपको भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीजों का ध्यान रखना है। आपको 60 क्वेश्चन अगर दिए होते हैं तो 60 में से आई थिंक 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 35 या 30। तो आप सोच लो इतने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको गलती बहुत कम करनी होती है, यानी अगर आप बहुत ज्यादा अगर टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो ऑफकोर्स आप पूरा कंप्लीट 100% सिलेबस तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप आपको अगर आप खुद से भी पढ़ो, अगर मैं आपको सारे के सारे जो वीडियो है वो भी आपको हर एक टॉपिक पे बना के दे दूं, फिर भी आपका जो 100% सिलेबस है वो थोड़ा सा कहीं नहीं रह जाता है, यानी
बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो उनके माइंड के हिसाब से होती है जो पेपर सेट करते हैं। ओके, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री आपको पूरी जब याद रहेगी तभी आप श्योर हो सकते हो कि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ और 100 का 100% जो क्वेश्चन आंसर है वो मुझे आता है। ओके, तो ऐसा बहुत कम होता है, इम्पॉसिबल से ये चीज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है और हर एक चीज को आपको आराम से एकदम थोड़ा सा शांत मन से आपको सोच के वो सारी चीजों को आपको करना है। ओके, आपको पैनिक नहीं होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहो तो इस चीज के लिए आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन, जिम, ये जो भी चीजें हैं जो आप अपनी थोड़ी सी अगर आप अपने बॉडी को अगर फिट रखते हो तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती है। आपका एक बिहेवियर है वो चेंज होता है, ये सारी चीजें आपको महसूस होगी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी देखा था अप्रोक्सीमेशन, तो लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन होता क्या है वो तो आपको जानना होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो जो अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो मतलब होता है वो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, किसी का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन जो मेथड होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। दो टाइप के मेथड होते हैं, पहला आपका होता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये होता है आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये आपका एक पॉइंट होता है। दूसरा होता है आपका प्री इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्री इक्यू प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो ये दो तरीके के आपको अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, दोनों तरीके बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर प्री इक्विलिब्रियम जो मेथड होता है अप्रोक्सीमेशन का उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं। ऐसा इसके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल होता है, थोड़ा सा एक जो इसका जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन जो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है अगर आपको पूछा जाए उसमें स्पेसिफाई किया जाए तो आपको यही इस्तेमाल करना है। दोनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और दोनों चीजों में इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी बोला है ना, अगर आपको वहां पे रिएक्शन फास्ट दे दिया है, ओके, अगर आपको कहीं पे भी रिएक्शन में फास्ट लिखा आ गया तो आप यहाँ पे प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पूछा हो या ना पूछा हो। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट कर लो जो मैं अभी कह रहा था। ठीक है, कि सपोज अगर आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये दो जो चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, याद करनी है। इक्विलिब्रियम प्लस अगर आपको फास्ट लिखा आ गया, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिल गई ये सारे वर्ड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्री इक्विलिब्रियम मेथड है वो आपको क्या करना है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसी के माध्यम से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ओके, वो क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम और फास्ट ये दोनों सारी चीजें दिखती है तो आपको प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन दिया है और इसके अंदर आपको पूछा है ओवरऑल रेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको लिखना है 2A, इट गिव्स द आपका A2, और ये क्या है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, फास्ट इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको स्टेप दिया है यहाँ पे आपका A प्लस बी। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका C का फॉर्मेशन हो रहा है
और ये भी क्या है आपका फास्ट और इक्विलिब्रियम, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दी है, ठीक है। तीसरा है आपका A2 प्लस आपका C दिया है। यहाँ पे आपका ये भी आपका, यहाँ पे आपका ये वन स्टेप है, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं है। और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, P+2A बन रहा है। और इसका जो स्टेप है वो क्या है, स्लो है, ओके। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो आप क्या, इसका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो, बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन क्या है आपके पास, K1, K2, K3, ओके। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये आपका एक ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है यहाँ पे K2, K1, K3, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे सी की वैल्यू दी है आपको K1, K2, K3, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर यहाँ पे 2 दी, ओके। उसी तरीके से डी है, डी में आपका K1, K2 और K3 दिया है, जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया है, ओके। और आपको बताना है इसके अंदर से कौन सा यहाँ पे जो एग्जाम आंसर होगा वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हम किससे निकालेंगे, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि यहाँ पे आपको स्लो स्टेप भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए अभी यहाँ पे देखो कि इसका क्या आ जाएगा, A2 अगर आपको दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे K1, यहाँ पे आपका A का पावर 2 आ जाएगा, ओके। ये हम पहले की बात कर रहे हैं, जो हमारा पहला वाला यहाँ पे दिया था ना आपको, इसका हमने निकाला है। इसका यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका K, यहाँ पे आ जाएगा A2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 आ जाएगा, ओके। और सेकंड वाले का क्या आ जाएगा आपका K2 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका B, ठीक है। बहुत इजी है, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अभी इसका यहाँ पे अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है आपका, यहाँ पे K2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका बी है, ओके। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का है। अगर आप ये इक्वेशन के एक देते हो, ये इक्वेशन को अगर आप नंबर 2 देते हो, तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, पुट, ओके, 2 in 1, ओके। तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपको इक्वेशन नंबर 1 को रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रेट है आपका, ठीक है, ये आपको सिंपली रेट दिया है, जिसमें आपको क्या रखना है, K3, K1, ठीक है। यहाँ पे आपका ए का क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपका K2 है, यहाँ पे आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया, ओके। इस तरीके से। और इसका जो रेट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका K1, K2 आ जाएगा, K3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3 आ जाएगी और कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा, ओके। बहुत सिंपल है, अगर दोनों को आप कंपेयर करते हो तो आपको बहुत इजीली आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है और आपको किस तरीके से ये सारी चीजों को आपको करना है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपने देखा कि किस तरीके से आया था, ठीक है। यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिसके बारे में आप बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पता कर सकते हो। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको फास्ट दिया जाए, ओके, फास्ट दिया जाए तो आपको प्री इक्विलिब्रियम का क्या करना है, इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। अगर आपको स्लो दिया जाए, ठीक है, अगर आपको स्लो लिख के दिया जाए तो स्लो में आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ओके। फास्ट प्लस अगर इक्विलिब्रियम दिया है आपको तो यहाँ पे प्री इक्विलिब्रियम का मेथड, अगर आपको स्लो दिया है तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का जो मेथड है वो क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है, ओके। तो इसके अंदर आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आप हमको आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसकी मदद से आपको बहुत सारी जो चीजें वो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसको हम क्या करेंगे, उसका जो डेरिवेशन है उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ये मैं पहले ही आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, रिएक्शन दिया है, जो है आपका एलिमेंट्री स्टेप दिया है, ठीक है।
और यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया है, ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपका के वन दिया है और ये आपको क्या दिया है, के माइनस वन दिया है। ओके, यहाँ पे इससे आपका फॉर्मेशन हो रहा है टू सी का। ठीक है, और यहाँ पे आपका टू सी से ये अभी आपको क्या दिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है जिससे आपका फॉर्मेशन हो रहा है डी का। ओके, ये आपका क्या है, के टू है, यानी ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हो, सपोज इसके अंदर स्टडी स्टेट ओके अप्रोक्सीमेशन इज अप्लाई टू सी ओके द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द रिएक्शन। ओके, आपको क्या करना है, अगर आपने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया सी के ऊपर, तो आपको रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द रिएक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला है प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, बी आपको दिया है यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू ए की पावर यहाँ पे हाफ दी है। ठीक है, और यहाँ पे बी की जो पावर है वो भी क्या दी है, हाफ दी। ओके, सी आपको दिया है प्रोपोर्शनल टू ए की पावर यहाँ पे टू दी है और बी की पावर भी यहाँ पे आपको टू दी है। ओके, डी आपको दिया है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो आपको बताना है इसके अंदर से करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करके लिखना है। और आप जो भी इसका आंसर होगा आपको मुझे क्या करना है, डीएम करना है। आप चाहे इंस्टाग्राम पे करें या फिर आप हमें टेलीग्राम पे आप भेजें, लेकिन आपको इसको जो सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको मुझे आपको क्या करना है, भेजना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और आपको भी उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं होगी, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। करो, अगर आपको रिएक्शन में फास्ट और स्लो नहीं दिख रहा है तो आप आसानी से स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप सिंपली आप सबका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। ओके, इसमें आप इंटरमीडिएट क्या देखते हो, इंटरमीडिएट जो होगा वो ऑफकोर्स जीरो होने वाला है। ओके, उसके बाद आप क्या करो, सभी को कंपेयर कर दो, जो भी एक आपका इंटरमीडिएट है जो आपका सी है। ओके, सी आपको दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों को कंपेयर कर देते हो तो एक वैल्यू मिलेगी। ओके, और उस वैल्यू को क्या करो, आप एक दूसरे में पुट कर दो, आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया आपका जो सबसे पहला कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन था। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बोल सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। और रही बात आपकी कि जो हमारा दूसरा था यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन। ओके, तो पैरेलल रिएक्शन अगर हम यहाँ पे करवाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करवाते हैं। यानी हम एक एक करके या दो दो करके हम जिस तरीके से सुटेबल होगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को सॉल्व करवाएंगे। ओके, क्योंकि अगर हमने पैरेलल स्टार्ट किया तो वो वापस एक घंटे की वीडियो हो जाएगी, यानी आपको टोटल 2 घंटे की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि आप में इतना ज्यादा पेशेंस है कि आप 2 घंटे की वीडियो को आप नॉन स्टॉप देख सको। अगर आप उसको 2x भी करके देखते हो तो भी आपको इतना पेशेंस नहीं है कि आप 1 घंटे उसको देखो और उससे आप नोट्स बना लो। इसके लिए हम ये वीडियो को छोटी छोटी रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर होते जाए। आपको सब वीडियो मिलेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से जिसको बहुत ज्यादा ये रहता है ना, वो कहीं कैसे भी वो सारी चीजों को, हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेता है वीडियो देख के। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो भी यहाँ पे नोट्स आपको मिल रहा है वो सारी चीजों को आपको अच्छे से अपने किताब में लिखना है और उसको रिवाइज डेली करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, और हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करिए। आपके बिना हम लोग
इतना ज्यादा ये नहीं कर सकते। आप लोग जैसा सपोर्ट करोगे वैसे वैसे हम लोग ये सारी चीजों को करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो हमारा पैरेलल रिएक्शन है उसके साथ। थैंक यू सो मच।